तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला बिंदु है बच्चों, वो है आयन। ठीक है, अब तक हमने तत्व के लिए परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या को कैसे देखते हैं और उन्हें किस तरह से लिखते हैं और उनकी मदद से हम कैसे किसी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करते हैं, हमने इन चीज़ों को यहाँ सीखा। अब हमें आयन किसको कहना है, ये आयन कैसे हमें प्राप्त होते हैं, इन सब बातों को यहाँ देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आयन। आयन कहते किसको हैं, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन यहाँ देख लें। तो बच्चों, ये जो आयन है वो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश हो वो क्या कहलाता है, आयन। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह अर्थात अणु जिस पर क्या हो, आवेश, उसे हम क्या कहते हैं, आयन। और एक आयन के लिए कभी भी दो कण संख्या बराबर नहीं होती। वो कौन से दो कणों की संख्या है, तो वो है हमारा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एक आयन के लिए ये दो कण संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हमने जो परिभाषा में लिखा उसको यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझें। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ H हमने लिया, क्या हम इसे आयन कह सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इस हाइड्रोजन परमाणु पर अभी कोई भी आवेश नहीं है। किंतु अगर मैं इस हाइड्रोजन परमाणु को इस तरह से लिख दूं H और उसके ऊपर एक इकाई का धन आवेश, क्या ये H प्लस आयन है, तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि मैंने आयन के लिए जो परिभाषा बनाई है उसके अनुसार मुझे इस परमाणु पर क्या दिख रहा है, आवेश। और जब परमाणु पर आवेश आ जाए इसका मतलब वो क्या हो चुका है, आयन। ठीक है, अब इसी हाइड्रोजन पर अगर हमें कुछ इस तरह का आवेश मिले तो भी क्या हम उसको आयन कहेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ भी इस परमाणु पर क्या है, आवेश। अब वो आवेश कोई सा भी हो सकता है, अर्थात धन हो या ऋण। हमें जब भी परमाणु पर किसी भी तरह का क्या दिखे, आवेश, और इस आवेशित भाग के लिए हम उसे क्या कहेंगे, आयन। ठीक है, तो हमें कब किसी परमाणु को आयन कहना समझ में आया, जबकि उस पर क्या दिखे, आवेश। ठीक है, अब इसी तरह मान लो मेरे पास कोई अणु है जो कि H2 अणु के रूप में है, क्या मैं इसको आयन बोलूँगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। अभी ये H2 अणु आयन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर यही H2 अणु हमें इस तरह से मिलता H2 प्लस, क्या ये आयन है, तो मेरा जवाब होता हाँ। क्यों अब मैं इस अणु को आयन कह रहा हूं, क्योंकि इस पर क्या आ चुका है, आवेश। ठीक है, या हो सकता है मुझे ये H2 माइनस के रूप में मिलता, क्या मैं इसे आयन कह सकता हूं, तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहाँ भी H2 के ऊपर क्या है, आवेश। हमें इस तरह के आवेशित भाग को क्या पहचानना है, आयन, और वो आयन हमें परमाणु अणु दोनों के लिए प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जो परिभाषा लिखी है उसको हमने यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया। कोई समस्या, तो हमें परमाणु या अणु को आयन कब कहना है, जब उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश हो सकता वो धन का हो या ऋण का। ठीक है, और एक आयन के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या का मान कभी भी बराबर नहीं मिलता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ सीखें कि इस परमाणु अणु के आयन हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं, जिसको कि मैं एक परमाणु लेकर यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है,
तो हमें कैसे किसी उदासीन स्पीसीज से आयन मिलता है उसको हम यहाँ समझने जा रहे हैं। और इसके लिए हमें यहाँ कितने काम करना है? 2। तो हम उदासीन स्पीसीज से आयन को 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं उसको हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। तो देखें, तो यहाँ हमारे पास एक उदासीन परमाणु X है जिसके लिए परमाणु क्रमांक 10 है और जिसके लिए द्रव्यमान संख्या 20 है। अब देखो, हम सबसे पहले बच्चों यहाँ एक काम कर लेते हैं। इस उदासीन परमाणु के क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से हम इस परमाणु के लिए तीनों कणों की संख्या को निकालकर यहाँ लिख दें। ठीक है? क्या हम सब जानते हैं कि किसी परमाणु के लिए जो उसका परमाणु क्रमांक है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है और वही उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब Z मिलने पर Pe को लिखा जा सकता है। ठीक है? और N निकालने का तरीका भी हम जानते हैं। उसकी द्रव्यमान संख्या से उसके क्रमांक को हम क्या कर दें? घटा दें। ठीक है? तो इसके लिए प्रोटॉन कितना? 10, इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा? 10, क्योंकि क्रमांक कितना है? 10। और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करने वाले हैं? 20 - 10, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है? तो ये हमें दिए गए परमाणु का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन संख्या मिल चुकी है। ठीक है? तो देख लेंगे। अब इससे हम जब क्या बनाना चाहते हैं? आयन। तो मैंने अभी समझाया कि एक उदासीन परमाणु या अणु के आयन को हम 2 तरह से निर्मित कर सकते हैं, जिसमें पहला हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है क्या? देखें, तो हम यहाँ पर क्या करें? उस परमाणु अणु से इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? दान। और ऐसा कर हमें यहाँ क्या मिलने वाला है? आयन। और वो कैसे बनेगा उसे हमें समझना है। ठीक है? तो हमें परमाणु अणु से आयन बनने के लिए पहला तरीका क्या बताया गया है कि हम उससे इलेक्ट्रॉन का क्या करा दे? दान। ऐसा कर बेटा हमें सबसे पहले उसके संगठन को लिखना है ताकि हम उससे बनने वाले आयन को बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझ पाएं। तो हमने कहा कि इस परमाणु द्वारा कौन से कण का दान कराया गया और वो कितना कराया गया? तो वो कण है इलेक्ट्रॉन और उसकी संख्या है 1, जो कि उसने क्या कर दी? दान। अब ऐसा कर अगर मैं आपसे पूछूं कि उसके प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर वहाँ प्रोटॉन संख्या अभी भी कितनी होगी? 10। क्यों? क्योंकि हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, वह वही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? तो हमारा जवाब होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन संख्या है अब हमें क्या कुछ और मिलेगी, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का दान करा दिया, मतलब किसी को दे दिया। तो हमने 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब कितना बचा? 9। ठीक है? अब यहाँ देखो, हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या वही रहेगी, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमने उसके साथ कोई चेंज नहीं किया। ठीक है? तो ये हमारा नया संगठन हो गया। ठीक है? अब इसमें आपसे मैं कहूँ कि आपको यहाँ धन ऋण संख्या को देखना है। किसको? धन ऋण। धन ऋण मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। तो हमने यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को देखा और देखकर क्या हम बता सकते हैं इसमें धन कण संख्या अधिक है कि ऋण कण? धन मतलब प्रोटॉन, ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इतना हमें मालूम होना चाहिए। धन मतलब प्रोटॉन, ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इसमें धन ऋण में कौन ज़्यादा है? तो हम कहेंगे धन।
तो जो कण ज़्यादा होगा हमारे परमाणु के ऊपर, हमें उस तरह के आवेश को देखना है। ठीक है, धन ऋण में जो कण संख्या ज़्यादा होगी आपको वैसे कण का क्या मिलेगा, आवेश। ठीक है, यहाँ कौन ज़्यादा है, धन, मतलब इस पर आने वाला आवेश धन का होगा, और वो कितने इकाई का होगा, जितना हमारे पास धन ज़्यादा होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ऋण धन में धन की संख्या कितनी ज़्यादा है, 1, तो हम इस पर 1 इकाई का क्या लगा देंगे, धन आवेश। ठीक है, समझ में आया। इस तरह हमें क्या आयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रमांक भार में कोई चेंज नहीं आएगा, कारण है प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, केवल हमको यहाँ आवेश का परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि हमने उसके जो धन ऋण बराबर थे उसमें से एक ऋण को कम करा दिया, अर्थात दान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 बातें समझना है। वो क्या क्या है। पहली बात, तो जब भी हम एक उदासीन परमाणु अणु से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का दान, तो दान कर कौन सा आयन मिलता है, धनावेश। इलेक्ट्रॉन का दान कर मिलने वाला आयन धनावेश, और वो धनावेश उतना होगा जितना कि हमने इलेक्ट्रॉन का दान कराया। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो 1 इकाई का धनावेश, हम वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं तो 2 इकाई का धन आवेश। जितना इलेक्ट्रॉन दान किया जाएगा उतने इकाई का हमें धनावेश मिलने वाला है। क्लियर। अब अगली बात, और धनायन के पास, धनायन के पास हमेशा प्रोटॉन संख्या अधिक होगी इलेक्ट्रॉन संख्या से। तो एक धनायन के लिए हमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक कहना है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह हमें यहाँ पहले प्रकार के आयन प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसको देख लो जल्दी जल्दी आप। ये हो गया संगठन जो कि हमने निकाला, ये हो गया हमारा आयन, ये हमने जो बात लिखी वो। ठीक है, अब यहाँ तरीका नंबर 2। ठीक है, तो हम एक उदासीन परमाणु अणु से एक और तरीके से क्या बना सकते हैं, आयन। और वो क्या है कि उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण। पहले क्या किया गया था, दान, अब क्या कर रहा है, ग्रहण। तो यहाँ इस X परमाणु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराया गया, 1। उसके बाद क्या परिवर्तन आया हम उसको पहले लिखें यहाँ। तो आपको क्या मालूम है कि यहाँ प्रोटॉन अभी भी कितना होगा, 10। क्यों होगा 10, क्योंकि हमने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। किंतु बेटा इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमारा जवाब होगा वो होगा 11। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन पहले 10 थे अब 11 क्यों हो गए, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करा लिया, ग्रहण। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अब क्या हो गई, वृद्धि। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ, तो न्यूट्रॉन यहाँ अभी भी कितना होगा, 10। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था इससे पहले कि हमें सबसे पहले धन ऋण की संख्या देखना है। ठीक है, धन ऋण की क्या देखना है, संख्या। धन ऋण में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसका क्या हम आवेश देखेंगे। तो यहाँ कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। ये कंफर्म हो गया। धन ऋण संख्या देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे बनने वाला आयन धनायन के रूप में होगा कि ऋण आयन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ ऋण आयन के रूप में होगा, पर वो कितने इकाई के आवेश के साथ होगा, तो वो उस इकाई के साथ होगा जिसकी संख्या हमें तुलनात्मक रूप से देखना है कितनी ज़्यादा है। यहाँ जो ऋण आवेश होगा वो कितना होगा, जो कि हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर बताएंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है, 1।
तो उस पर कितने इकाई का ऋण आवेश आएगा? 1 इकाई का। अगर वो 2 ज़्यादा होता तो 2 इकाई का ऋण आवेश, 3 ज़्यादा होता तो 3 इकाई का ऋण आवेश। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने एक और तरह से क्या देखा यहाँ? आयन। ठीक है, अब इसके लिए भी हमको 3 बातों को सीखना है। पहली तो जब भी कोई परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण। तो उससे हमें ऋण आयन मिलता है। ठीक है, अब ऋण आयन में कितना इकाई का ऋण आवेश होगा, ये हम वहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी अधिक है प्रोटॉन की तुलना में, यह देखकर बताते हैं, या फिर उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है इस बात को देखकर। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो 1 इकाई का ऋण आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो 2 इकाई का ऋण आवेश। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ऋण आयन में अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या में हमें किसी की संख्या अधिक बताना है तो वो कौन है? तो यहाँ ऋण आयन के लिए प्रोटॉन की संख्या से अधिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। ठीक है, तो ऋण आयन में किन कणों की संख्या अधिक मिलती है? ऋण आयन की। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ भी क्रमांक भार में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, क्लियर हो चुका है? तो हमारे पास आयन 2 तरह से बनते हैं जिसको हमने सीखा, और हमें कब कौन सा और कितना आवेश मिलता है यह भी यहाँ से क्लियर किया। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया हमारी जो कही गई बात। अब यहाँ 2 बातें हैं जो हमें और देखना है। ठीक है, पहली है कि परमाणु से आयन बनने पर कभी भी हम उसका परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी एक परमाणु से क्या मिलता है? आयन, तो वहाँ क्रमांक द्रव्यमान संख्या वही रहेगी, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। कारण हम सब जानते हैं कि परमाणु से आयन बनते समय प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, और इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है मतलब ना तो हमारा Z बदलेगा और ना ही हमारा A बदलेगा। ठीक है, तो परमाणु से आयन बनने पर कौन सी 2 चीजें अपरिवर्तित मिलती है? तो वो है क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगली और महत्वपूर्ण बात, एक परमाणु से उसके आयन में किन 2 मुख्य बातों का अंतर होता है? तो वो अंतर तो हम यहीं से देखकर पहचान लेंगे कि एक परमाणु और उसके आयन में किन 2 मुख्य बातों का अंतर है। पहला हम देखें यहाँ, तो ये एक परमाणु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, पर जब हम उसके आयन बनाते हैं तो उस पर क्या मिलता है? आवेश। ठीक है, तो परमाणु से जब उसका आयन तैयार होता है तो उसमें पहली बात का अंतर क्या है? आवेश का। ठीक है, अब देखो दूसरा अंतर, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, किंतु यहाँ 9 और यहाँ 11, मतलब इस परमाणु का किसी भी तरह का आयन मिले वहाँ हमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या अलग मिलेगी। तो हमें वो 2 मुख्य बातें क्या क्या कहना है? एक तो आवेश और दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये किसी भी परमाणु से बने आयन के लिए अंतर होता है। ठीक है, तो आयन क्लियर हो चुका है ना, कैसे हम परमाणु अणु से आयन बनाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। तो वो प्रश्न क्या हैं, हमें उन्हें एक एक कर यहाँ देखते हुए आगे बढ़ना है। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीसीज में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये स्पीसीज के रूप में वो हमें परमाणु, अणु या आयन
तीन में से किसी भी एक प्रकार के कण दे सकता है, जिसके लिए हमें तीन तरह के कणों की संख्या निकालना होगा। ठीक है, समझ में आई बात। हमें स्पीसीज के रूप में हो सकता है वो परमाणु दे दे, हो सकता है वो अणु दे दे, हो सकता है वो हमें आयन दे दे, जिसके लिए हमें तीनों तरह के क्या निकालना पड़ सकता है, कण। और वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम एक एक कर यहाँ प्रश्न के रूप में सीखेंगे। ठीक है, हर प्रकार की स्पीसीज के लिए आपको 4 से 5 एग्जाम्पल है, जिसमें से 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ कराऊंगा। कितने एग्जाम्पल, 2। और हमें उन 2 एग्जाम्पल की मदद से बचे हुए एग्जाम्पल को घर पर प्रैक्टिस कर जरूर देखना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। तो हमारे पास सबसे पहले ये काम एक परमाणु के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें उसका तरीका हमें यहाँ से सीखना है। जैसे हमारे पास परमाणु जो है बच्चों, वो है सोडियम 1123। ठीक है, हम सर्वप्रथम इस परमाणु के Z को यहाँ से पहचान कर लिखेंगे और इसकी द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि किसी तत्व के पैर में लिखा अंक उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो कि Z से प्रदर्शित करते हैं, और वो सोडियम का कितना है, 11। ठीक है, और उसके माथे पर लिखा हुआ अंक उसकी द्रव्यमान संख्या है, जिसको हम A से प्रकट करते हैं, जिसका मान सोडियम के लिए कितना है, 23। ठीक है, अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमें Z बराबर P और इन दोनों के बराबर E मिलता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। इस तरह से काम कर हम तीनों कणों को ज्ञात करते हैं, और ऐसा हम अब कई बार कर चुके हैं। तो शायद इन दोनों की मदद से मैं सोडियम के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो यहाँ सोडियम के लिए हमें प्रोटॉन कितने देखना है, 11, इलेक्ट्रॉन कितने देखना है, 11, और न्यूट्रॉन के लिए हम 23 माइनस 11 बराबर कितना करेंगे, 12। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सोडियम के तीनों कण। ऐसा अब हम किसी भी परमाणु के संकेत, क्रमांक, द्रव्यमान संख्या मिलने पर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और कोई नया तरीका आने वाला नहीं है। इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो भाई, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम आर्गन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर्गन। मैं आर्गन के लिए लिखता हूँ 1840। ठीक है, मैं यहाँ Z लिख दूँ कितना, 18, जो कि हम सबको मालूम है, और A का मान लिख देता हूँ 40। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि P Z के बराबर होगा, जो कि कितना होगा, 18। E भी इस Z और P के बराबर होगा, कितना, 18। N का मान निकालने के लिए मुझे 40 माइनस 18 करना पड़ेगा, और ऐसा कर मुझे N का मान कितना मिल जाएगा, 22। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं परमाणु के लिए तीनों कणों को बहुत ही सरल तरीके से ला सकता हूँ। ठीक है, चले आगे। देखो, अब हमारा अगला तरह का जो स्पीसीज है वो है अणु। अणु के अंदर हम कैसे इन तीनों कणों की संख्या को ज्ञात करते हैं, उसका भी हम तरीका यहाँ से सीखें। तो देखो, हम यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। ठीक है, हमें जब भी कोई अणु के अंदर ये तीनों कणों की संख्या निकालना हो, तो सबसे पहला काम है इस अणु के अंदर हमें कितने प्रकार के परमाणु मिले हैं वो पहचानना है। अणु के अंदर कितने प्रकार के परमाणु हैं, इस बात की पहचान करना है। तो हमें एक परमाणु तो कार्बन प्रकार का दिख रहा है और एक ऑक्सीजन प्रकार का। ठीक है, मुझे प्रकार कहा जा रहा है, संख्या नहीं। ठीक है, और हम फिर इन प्रकार को पहचान कर क्या उनका संकेत लिखेंगे।
हमने एक बार उन परमाणुओं का क्या पहचान लिया, प्रकार, फिर हम उनके लिए इस प्रकार से उनका क्या लिखेंगे, संकेत, कि कार्बन 612 होता है और ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 816। ठीक है, अब ऐसा कर हम यहाँ पर इसके लिए तीनों कणों की संख्या निकालने का काम स्टार्ट करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम वापस हमारे अणु के पास चलते हैं। अणु में हमारा सबसे पहला परमाणु कार्बन है। कार्बन का प्रोटॉन यहाँ से देखो तो कितना है, कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6। ठीक है, यहाँ कार्बन की संख्या भी देखना है। अगर कार्बन के पेड़ में कोई अंक नहीं है, इसका मतलब वहाँ कार्बन परमाणु संख्या 1 है, और 1 के लिए हम प्रोटॉन लिखने के बाद क्या लगा देंगे, धन, क्योंकि हम अगले परमाणु के प्रोटॉन लिखकर काम को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रोटॉन यहाँ से देखेंगे कितना है, 8। कितना है, 8। किंतु इस अणु में ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी है, 2। ठीक है, 1 होती तो हम इस अंक में किसी भी संख्या से गुणा नहीं करते, पर 1 से अधिक संख्या है जो कि हमको उसके पेड़ से पता चलेगी, तो हम उस संख्या से क्या करेंगे, उसके कणों की संख्या का गुणा। ऐसा कर अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। करते हैं, 8 गुणा 2 16, 16 धन 6 कितना हो गया बच्चों, 22। कितना हो गया, 22। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे इलेक्ट्रॉन इस अणु के लिए नहीं ज्ञात करना है। अब क्यों नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि अगर अणु कैसा है, उदासीन, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं हो, उस पर कोई आवेश नहीं हो, तो उस अणु में जितने प्रोटॉन हैं उसी संख्या में क्या प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम उस संख्या को ज्ञात नहीं करते, उसे सीधे ही लिख देंगे। हमें एक अणु परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन को तब ही ज्ञात करना है जबकि उस पर कोई आवेश हो, वरना वहाँ जो आपने प्रोटॉन निकाले हैं वही इलेक्ट्रॉन संख्या में लिख देना। और ये मैं कब तक के लिए कह रहा हूँ, जब तक कि परमाणु अणु पर क्या ना हो, आवेश। अगर किसी परमाणु अणु पर आवेश नहीं है तो वहाँ जो भी प्रोटॉन संख्या मिलती है वही इलेक्ट्रॉन संख्या में लिखना है। ठीक है, पर आवेश हो तब हमें इसे अलग अलग गिनना है। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम इस 12 में से 6 को घटा दे तो कार्बन के न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन के 16 में से 8 को घटा दे तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। अब हम यहाँ पुनः आ जाते हैं, यहाँ कार्बन परमाणु संख्या 1 और उसके लिए न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। फिर आगे चले, धन, ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु संख्या है 2, तो ऐसा कर दें क्या, तो यहाँ 6 धन 16 कितना हो गया, 22। ठीक है, तो CO2 के प्रोटॉन 22, इलेक्ट्रॉन 22 और न्यूट्रॉन भी 22। ठीक है, तरीका समझ में आया कैसे काम करना है। ठीक है, चलते हैं इसमें हम यहाँ पर अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, वो है हमारा H2O। क्या है, H2O। ठीक है, सबसे पहले प्रकार पहचान लो, तो यहाँ मुझे एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ऑक्सीजन। जल के अंदर 2 ही प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रकार पहचान कर उनका संकेत लिख दो, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 816। ठीक है, अब हम इनके लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कर ले। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितना है, 1, पर उसके लिए अणु में परमाणु संख्या कितनी है, 2। ठीक है, 1 हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन 1 और उसकी संख्या कितनी है भाई, यहाँ पर हमें 2, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8 और उसकी संख्या है 1, तो हमें कोई संख्या से गुणा नहीं करना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुणा 2, 2 धन 8 कितना हो गया, 10। इस पर कोई आवेश नहीं है, तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन है वही संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा।
ठीक है। अब हम इसके लिए न्यूट्रॉन देख ले, 1 माइनस 1 0, 16 माइनस 8 8, ठीक है, क्लियर। 1 माइनस 1 0, 16 माइनस 8 8। तो हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन कितना है 0, 0 में हम कितनी भी संख्या से गुणा कर दे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कर लो 0 गुणा 2 धन, यहाँ क्या करोगे 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 गुणा 2 0 धन 8 मतलब 8, ठीक है। तो हमें H2O के अंदर प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10, न्यूट्रॉन 8, ठीक है। इस तरह से हमें अणु के लिए इन तीनों कणों की संख्या को ज्ञात करना है। क्लियर है, क्या हमने सीख लिया? चलें आगे। अब हम चलते हैं स्पीसीज नंबर 3, जो कि है आयन, जो कि क्या है आयन। अब आयन परमाणु का भी हो सकता है और अणु का भी, तो हमें दोनों प्रकार के आयन के लिए किस तरह से इस काम को पूरा करना है उसको हम सीखें, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले परमाणु के आयन के लिए काम सिखाऊं, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम +3 और हमारे पास N3-, ये एक धन आयन है और एक ऋण आयन, ये दोनों ही परमाणु के क्या है आयन, ठीक है। अब हम परमाणु के आयन के लिए काम स्टार्ट करें उससे पहले बेटा हम इसके मूल परमाणु का संकेत बना दें। इसके मूल परमाणु मतलब जब ये उदासीन था तब इसका क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्या थी, अगर वो हमें मालूम हो जाए तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि Al के लिए क्रमांक 13 और द्रव्यमान संख्या 27 होती है, ये इस परमाणु का आयन है, ठीक है। इसी तरह जो N3- है वो नाइट्रोजन 714 का क्या है आयन, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह से काम करके हम आयन के लिए कणों की संख्या हमेशा सही प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अंत में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे, देखो प्रोटॉन तो अपने को दिख गया एल्यूमिनियम का, अब इसका दोनों एक जैसा होता है। हमको अभी बताया है ना कि परमाणु से जब उसका क्या बनता आयन, तो वहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या में परिवर्तन नहीं आता। जो इसकी प्रोटॉन संख्या वही उसके आयन की है, तो वो कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही न्यूट्रॉन संख्या के लिए भी देखते हैं, जो उदासीन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या वही उसके आयन की है, तो 27 - 13 कितना हो गया यहाँ 14, ठीक है। बची क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, उसका भी तरीका है, ध्यान से समझना। जब आप एक धन आयन के लिए क्या निकालने जा रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक माइनस आवेश, जो भी धन के रूप में हमको आवेश संख्या मिले उससे उसके क्रमांक को घटाना है, ठीक है। जो भी हमें उस धन आयन की आवेश संख्या मिले उसके परमाणु क्रमांक से घटाना है, ऐसा कर उसके हमें इलेक्ट्रॉन संख्या को प्राप्त करने को मिलेगा। तो Z कितना बच्चों 13 माइनस आवेश कितना है 3, तो हम इसको देखें तो 13 - 3 10, ठीक है। क्रमांक यहाँ से दिख रहा है, Z माइनस जो भी धन का इकाई आवेश है उसको घटाकर इलेक्ट्रॉन संख्या लाना है। क्लियर हुई बात। पर जब ये काम ऋणायन में करेंगे तो कुछ अलग ढंग से देखना। देखो भाई, अब जल्दी से हम N3- आयन की बात करें तो प्रोटॉन शायद आप मुझे बता दो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ उपस्थित प्रोटॉन ही इसके प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 14 - 7 7, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए काम थोड़ा सा चेंज होने वाला है। हमारे पास जब भी कोई ऋणायन हो तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसका क्रमांक लेना है। क्या लेना है, क्रमांक, और उसका जितना इकाई ऋण आवेश हो उसे जोड़ना है। उस पर जितना भी इकाई ऋण आवेश हो उसके क्रमांक संख्या से जोड़ना है।
धन आवेश को क्रमांक संख्या से घटाना है, ऋण आवेश को क्रमांक संख्या से जोड़ना है। बस इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रमांक कितना हो गया 7 और इकाई आवेश ऋण का कितना है 3, तो 7 3 10, ये हो गए इलेक्ट्रॉन किसके लिए, N3 माइनस के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है। तो चाहे हमें परमाणु का धनायन मिले या ऋणायन मिले, हमें वहाँ भी कण संख्या निकालना आ चुका है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से यहाँ एक और चीज़ सिखा देता हूँ, वो है अणु का आयन हो तो कैसे हम वहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या निकालते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास NH4+ है, क्या है NH4+, तो अणु है और उसका आयन है, तो काम भी अणु जैसे ही करेंगे। इसमें सबसे पहले आप पहचान लो कितने प्रकार का परमाणु है, तो आप कहोगे इसमें 2 प्रकार का परमाणु है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को हम 7 14 लिखते हैं और हाइड्रोजन को हम 1 1 लिखते हैं। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। अब काम स्टार्ट करें, पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे और अंत में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन का प्रोटॉन कितना है 7, अब वहाँ संख्या कितनी है 1, तो किसी से गुणा नहीं करना। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना 1, संख्या कितनी है 4, गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणा 4 4, 7 और 4 11, ठीक है। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन कितना है भाई, यहाँ 14 माइनस 7 7, तो यहाँ एक ही नाइट्रोजन परमाणु है तो न्यूट्रॉन 7। अब हाइड्रोजन 1 माइनस 1 0, तो 0 गुणा 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें जब अणु का धनावेश मिला हो और उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो हमें वहाँ प्रोटॉन संख्या माइनस जो भी धन इकाई का आवेश हो उसको घटाना है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें परमाणु अणु दोनों के लिए प्रोटॉन संख्या से धनायन के रूप में मिले आवेश को घटाकर उसके लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 11 और इकाई आवेश कितना है 1, तो घटा देते हैं 10, ठीक है। तो NH4+ के प्रोटॉन 11